हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए भैरवपुर रेलवे स्टेशन की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ, यानी जो हमने पिछले भाग में सुना था उसके आगे की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नई सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। आपको पिछला भाग कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको अपनी भी कोई कहानी इसमें शेयर करनी हो तो आप कमेंट में या इंस्टा डीएम पे या ईमेल के थ्रू हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानियों को भी अपने स्टोरीज में ज़रूर ऐड करेंगे। तो अगर आपको ये नई सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमें आपके लिए और भी ऐसी नई नई कहानियाँ लाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की कहानी में। इस सीरीज की पहले भाग में हमने देखा कि भैरवपुर का एक अबंडन रेलवे स्टेशन है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटे से गांव में खाली पड़ा एक जर्जरित रेलवे स्टेशन है, जहां लोग शाम को बैठने और रास्ते में थोड़ी देर रुकने आते हैं। भैरवपुर रेल लाइन 1998 से बंद है। बुंदेलखंड लाइन बदलने के बाद यहाँ ट्रेनें आना बंद हो गई। उसके बाद से यहाँ की वाइब कुछ खास अच्छी नहीं है। स्टेशन के पास पूरा सूखा इलाका है और रहस्य से भरा माहौल बना रहता है। ये इलाका एकदम सूखा, वीरान, धूल भरे माहौल वाला है और कुछ लोग कहते हैं कि 1998 के बाद अब यहाँ सिर्फ एक अनजान सन्नाटा है जो कभी कभी बेचैन कर देता है। हमने देखा कि कैसे गांव वाले इसका इस्तेमाल रेस्ट करने के लिए करते हैं। वो पशुओं को चारा पानी कराने और गोबर के उपले या ज़रूरी वस्तुएं इकट्ठा करने जाते हैं। तब आते जाते वक्त थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ डेरा डालते हैं। लेकिन स्टेशन की वाइब उनको कुछ ज़्यादा ही अपनी ओर खींचती है। खैर, इन सब चीज़ों से अनजान गांव के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और मोहन चाय वाला तो बेचारा आज भी अपनी चाय की रेहड़ी यहाँ लगाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि हरिराम काका सबको गांव के सरजू के साथ घटी एक खौफनाक कहानी सुना रहे थे। फिर अंधेरा होते ही सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन हर किसी का मन अशांत था। शिवकांत जी पड़ोसी गांव में अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पहली बार उनको अजीब सा डर लगा था। नहीं तो वो रोज उन अंधेरे रास्तों से गुजरते थे। वो सोचने लगे, पता नहीं क्यों सालों साल तक मैं भैरवपुर स्टेशन के करीब रहा हूँ, लेकिन आज लग रहा है वो मुझसे दूर जाना चाहता हो। ये बबलू पटरी भी अजीब आदमी है, पूरा दिन पीकर यहीं पड़ा रहता है। क्या उसको डर नहीं लगता? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। कल अगर कोई नहीं आया तो भी मुझे हरिराम से आगे की बात सुननी ही पड़ेगी कि रमेश और सरजू के साथ क्या हुआ। उधर सरोज ने अपने घर के बाहर देसी चूल्हे को जलाया और उस पर बाजरे की रोटी बनाने लगी। आज उसके हाथ कांप रहे थे। क्या सच में सरजू और सुरभि के घर चुड़ैल आई होगी? मैं तो उनके खेतों में घास काटने और गोबर उठाने जाती हूँ। मुझे नहीं जाना कल से। रीना अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी, लेकिन पढ़ाई का मन बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी खिड़की से स्टेशन को देखा तो वहां थोड़ा कोहरा, हल्की पीली रोशनी और एक गुमनाम खामोशी देखी। उसको डर लगने लगा तो उसने उठकर खिड़की बंद कर दी। अरे नहीं, कहीं वो मेरे घर तक तो ना चली आई। मोहन चाय वाला अपनी भैंस को देखकर सोच रहा था, आज इसने दूध देते समय इतना खेल क्यों किया? वैसे तो कभी मुझे ये मारती नहीं। हरिराम काका अपने घर के आंगन में चारपाई पर चीलम पी रहे थे। मुझे आज ऐसा क्यों लगा जैसे जब हम उसकी बात कर रहे थे तो वो चैन से सुनने आई थी। सब अपने अपने ख्यालों में खोए थे और बबलू पटरी
स्टेशन पर अकेला दारू पी रहा था। जैसे उसने शराब पीना शुरू किया, उसको आज सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। अरे, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? कहीं मुझे वो आत्मा मार तो नहीं रही? हाँ, नहीं नहीं, लगता है मुझे चढ़ गई है। उसको मैं अगर मेरे पास आएगी तो एक घूंट पिला दूंगा और उसको भी धुंधला धुंधला दिखेगा। हाँ हाँ, ऐसा बोलकर बबलू पटरी हंसने लगा। सब लोग पागल हो गए हैं। मेरा कोई घर नहीं, इसलिए मुझे डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। उसके इतना बोलते ही उन कीड़े मकोड़ों और जंतुओं का झुंड आ गया। स्टेशन पर लाइट का बल्ब था, उसका घेरा लगाने लगे वो। उसके साथ टकराने लगे और बल्ब टूट गया। अंधेरा एकदम घना हो गया और बबलू की सारी दारू उतर गई। अरे, कौन है? कौन है? वो चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने जवाब तो नहीं दिया। पर उन कीट पतंगों ने उस पर हमला कर दिया और उसको काट लिया। वो चिल्लाने लगा। जैसे तैसे करके रात गुजरी। रीना और सरोज तो सवेरे तक नींद से कई बार जागकर अचानक उठ गई थी। सुबह जल्दी सरोज अपना सारा घर का काम खत्म करके वापस अपने काम पर जाने लगी। इस तरह सबका दिन शुरू हुआ और स्टेशन पर जब मोहन पहुंचा तो उसने देखा कि बबलू के पूरे शरीर में फोले पड़ चुके हैं। मोहन ने पूछा, अरे भाई, तुमको क्या हुआ? अरे, मुझे कल शाम को तुम सब जब गए उसके बाद उन कीट पतंगों ने काट लिया। ऐसी बात सुनकर मोहन थोड़ा सहम गया और बोल पड़ा, क्या? अरे, मेडिकल वाले से दवाई ले लो। इतना बोलकर वो सोचने लगा कि आखिर इस पर कहीं उसने हमला तो नहीं किया था। लेकिन सुबह की किरणों में मोहन को स्टेशन एकदम सुहाना लग रहा था और उसको डर भी नहीं लग रहा था। ऐसे ही वो सब जगह अपनी लारी लेके घूमने लगा, सबको चाय पिलाई और शाम होने का इंतजार करने लगा। जिसको मिलता उनको बोलता, अरे सुनो, आज स्टेशन पर आ जाना, हरिराम काका एक डरावनी हकीकत बयां कर रहे हैं। शाम हुई। आज सरोज कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। वो आई और अपने ऊपर से गठरी नीचे पटक कर देखा तो मोहन अपनी रेड़ी साफ कर रहा था। अरे सरोज बहन, आ गई तुम? चाय पियोगी? सरोज ने मना किया। तभी वहां पर हरिराम काका आ गए और अपनी साइकिल रखकर स्टेशन पर बैठने की जगह को साफ करने के लिए झाड़ू लगाने लगे। वो साथ में 3 झाड़ू लिए थे। मोहन और सरोज उनको देखकर मदद करने लगे। उन्होंने अच्छे से सफाई की और शाम ढलने लगी तो गांव के 3-4 लोग आए। शिवकांत जी आ गए। रीना आज अगली बस से जल्दी आ गई। धीरज चाचा भी आ गए। हरिराम काका ने कहा, सब बैठो। सब बैठ जाते हैं और शिवकांत जी कहते हैं, अरे मोहन, यहाँ क्यों बैठे हो? सबके लिए चाय बनाओ। मोहन चाय बनाने गया और हरिराम काका ने कहा, अरे बबलू कहाँ है? फिर मोहन ने उसके बारे में सब बताया। सब उतावले थे। गांव वालों ने कहा, अरे चाचा, हमें जल्दी से बताइए, रमेश और सरजू के साथ क्या हुआ? हरिराम काका ने शुरू किया। सरोज ने मुझे बताया कि फिर हम सब पंडित जी के घर गए और उन्होंने हमें एक बात बताई जो सुनने में बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे, ये जानकर कि वो आत्मा हमारे यहाँ कहाँ से आई और कैसे आई। मैंने पूछा कि भाई, ऐसा क्या बताया आपको पंडित जी ने? तो उसने बताया, पंडित जी ने कहा कि जिस दिन मैं बैलगाड़ी लेकर अपने गाय भैंस के लिए चारा लेने गया था और गांव से दूर एक बंजर इलाके में खाना खाने बैठा था, उस वक्त वहां पर ये आत्मा मौजूद थी। मुझे तो पता नहीं था। मैं अपनी धुन में खाना खा रहा था, एक पेड़ की छांव में। खाना खाने के बाद मैंने बोला, बहुत तीखी सब्जी है, मुझे प्यास लगी है। बस मैंने पानी पिया और वहीं पर थोड़ी देर आराम किया और वापस अपने काम से निकल गया। उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे वो अपने झोपड़ी में दिखाई दी। पंडित जी ने कहा कि वहां पर एक गरीब महिला, जिसके पति ने उसको घर से निकाल दिया था, वो भूख और प्यास से मर चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था।
ना ही कोई उसकी मौत के बारे में जानता है। वो आत्मा तब से भटक रही है जब से ये रेलवे लाइन बंद हुई है। उसको मुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन तुम्हें ऐसे खाना खाते देख और पानी पीते देख उसकी भूख और प्यास बढ़ गई। इसीलिए वो रमेश को तालाब की ओर ले जाती है, उसके शरीर पर हावी होकर पानी के नजदीक आती है और अपनी अधूरी प्यास बुझाने की कोशिश करती है। पानी देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अब उसको तलाश है एक शरीर की जो उसके कंट्रोल में आ जाए और वो अपनी भूख और प्यास उस शरीर के खाना पानी को कराकर मिटा सके। हरिराम काका की इतनी सी बात सुनकर ही सब डरने लग गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हालत पतली हो गई थी मोहन की, क्योंकि उसने जो चाय बनाई वो फट गई। अरे ये क्या, मेरी चाय आज फट कैसे गई? बिंदु ने ठीक से बर्तन धोए नहीं थे क्या? चलो कोई नहीं, मैं दूसरी चाय बनाता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने दूध के पतीले में देखा, दूध फट चुका था और ऊपर से पीला पड़ गया था, जैसे 2-3 दिन पुराना हो। उसको देखकर मोहन डर गया और डरते हुए हरिराम काका के पास आया। अरे काका, चाय और दूध दोनों फट गए हैं, सरोज ने कहा। क्या कहा? वो कैसे? मुझे भी नहीं पता बहन, लेकिन आज किसी को चाय नहीं मिलेगी, शिवकांत जी ने कहा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बैठो। फिर वो बैठ गया और हरिराम काका आगे बढ़े। सरजू ने कहा, पंडित जी को मैंने पूछा। अरे मुझे और मेरे परिवार को उसके चंगुल से छुड़ाइए पंडित जी, नहीं तो कुछ हो जाएगा। पंडित जी ने कहा कि वो अपने चेले भेज रहे हैं, उनकी मदद से आज ही उस घर को जल्दी से जल्दी किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ और उस घर को खाली कर दो, इससे पहले कि शाम हो जाए। बाकी बाद में बताता हूँ। फिर पंडित जी के चेले सरजू, सुरभि और रमेश के साथ उनके घर गए। सब सामान निकाला, जरूरी खाने पीने की चीजें इकट्ठा की, गाय भैंस और उनके लिए चारा सब तैयार करके वो एक रिश्तेदार के घर, जो कि गांव के दूसरे छोर पर है, वहां शिफ्ट हो गए। जैसे उन्होंने कहा था कि घर खाली कर दीजिए, नहीं तो वो आज हम तीनों को मार देगी। हमने उनकी बात मानकर बिल्कुल वैसा ही किया। फिर रात को पंडित जी के पास गए तो उन्होंने कहा, देखो, आपका सिर्फ घर बदला है, नियति नहीं। वो आपके पीछे यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि एक बार अपनी जगह से वो आपके घर आ गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, आपने कर लिया है ना। दरअसल पंडित जी ने सरजू को कहा था कि घर के आंगन में जहाँ उसने चारा रखने की झोपड़ी बनाई है, उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने घास की 4 बड़ी गठरी की मदद से एक चौकोर बनाना। हर एक गठरी के पीछे एक एक पानी का घड़ा रख देना और आगे की ओर खाने पीने की व्यवस्था कर देना। सरजू ने अपनी पत्नी और रमेश की मदद से बिल्कुल वैसा ही कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने सुना कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ें उसकी वहीं पर रोक पाएंगी या वो इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी, पंडित जी ने सबको वो भस्म दिया और सोने से पहले उसका तिलक करके दरवाजे पर उसकी लकीर बनाने को कह दिया सुरभि को, जो उसने किया भी। रात आराम से निकल गई, लेकिन उनको नींद आई ही नहीं, क्योंकि सबको डर था कि कहीं वो यहाँ ना आ जाए। सुबह होते ही 8 बजे तेज धूप में पंडित जी के चेले सरजू के घर आए और उन्होंने कहा, चलिए आपके घर जाना होगा, ये देखने की क्या वहाँ पर जो चीज़ रखी थी वो सब वैसी की वैसी है या उनमें कोई बदलाव है। सुरभि डरने लगी और मना करने लगी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, और आप भी मत जाओ वहाँ, आप वो तिलक लगा लीजिए और डरिए मत, चलिए। इतना सब सुनने के बाद रमेश पहली बार बोला, अरे दीदी, घर छोड़कर हमेशा रिश्तेदार के यहाँ रहोगी क्या? देखने तो जाना पड़ेगा ना, वो आपका घर है। सरजू ने भी कहा कि चलो चलते हैं, आखिर जाना तो वापस वही है। सब डरते डरते अपने घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन अंदर जाकर देखा तो पता चला कि खाना उन्होंने जो रखा था उसकी जो हालत हुई थी, एक बार को तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए।
हरिराम काका ने कहा। घर में आकर उन्होंने देखा कि चावल के दाने सब जगह बिखरे पड़े थे। 4 कटोरे सब्जी उन्होंने रखी थी, वो हर एक सब्जी का कटोरा उलट गया था। पास में रखी रोटियां कटी हुई टूटी हुई इधर उधर बिखरी पड़ी थी। घास के गट्ठर खुल गए थे, अपनी जगह नहीं थे और बिखरे पड़े थे। उनकी हालत ऐसी थी कि कुछ तो जल भी गए थे। 4 पानी के घड़े उन्होंने हर दिशा में एक एक करके रखे थे। उनमें से 2 फूट गए थे और 2 सूख चुके थे। हरिराम काका ने कहा, मुझे सरजू के मुंह से निकला हर एक शब्द इतना सटीक याद है कि मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता। उसने कहा, वो नज़ारा, वो मंजर, काका मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने इन चीज़ों की ऐसी की तैसी करके रखी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी बीवी सुरभि तो एकदम सन्न रह गई थी। और अचानक रमेश पागलों जैसी हंसी निकालने लगा। उसको पसंद आया हमारा उसकी खातिरदारी करना, ऐसा बोलकर वो हंसने लगा। मैंने और पंडित जी के चेलों ने जब उसके सामने देखा तो पता चला कि उसकी आंखें हल्की सी लाल थी। मैं समझ गया कि पंडित जी ने कहा था वो बात सच होगी। उन्होंने कहा था, एक बार जो कोई इसके चंगुल में आ जाएगा वो दूसरी बार आसानी से उसकी ऊर्जा में अपना संतुलन बिगड़ पाएगा, अगर वो कहीं आसपास होगी तो। इसीलिए पंडित जी के चेले अपने साथ कोई गंगा जल या पता नहीं क्या एक प्रकार का सुगंधित जल लेकर आए थे। वो उन्होंने जल्दी से अपने दोनों हाथों में लिया और रमेश की हथेली में डाल दिया। तुरंत ही वो शांत हो गया और बोला, बताइए पंडित जी, अब क्या करना है? सुरभि की आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने अपने भाई को कभी इस हालत में नहीं देखा था। फिर पंडित जी के चेलों ने कहा, फिर से सारा खाना यहीं पकाकर वैसे ही रखना होगा और कल का इंतजार। सुरभि ने सब खाना बनाया, मैंने उसकी मदद की। रमेश और दूसरों ने ज़रूरी सेटअप फिर से किया। ये सब मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा ही था। फिर हम वापस आए और पंडित जी ने बुलाया कि आपको शाम के वक्त तीनों को नहा धो के 7 बजे से 9 बजे तक उनके यहाँ जाना है। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। वहाँ तो उन्होंने सीधा ही पूछा कि क्या हम चाहते हैं उसको हमारे घर से निकालना। मैंने कहा, अरे पंडित जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ खाने पीने के लिए आपके पास आई है, क्योंकि उसकी भूख प्यास से मौत हुई है। अब या तो उसकी आत्मा को शांत करने के लिए कुछ करना होगा या फिर इस तरह उसको खाना देते रहना होगा। हरिराम काका ने देखा कि आज दूसरे दिन के मुकाबले काफी जल्दी सूरज ढलने लगा है। उन्होंने मोहन की ओर देखा और मोहन समझ गया। वो अपनी रेडी की लाइट जलाने के लिए गया। फिर हरिराम काका ने कहानी आगे बढ़ाई। सरजू और सुरभि ने कहा, हमें इससे बचाइए। उन्होंने कहा कि कल मैं एक बड़े ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस आकर आपको परसों मिलता हूँ, तब करते हैं आगे की तैयारी। अब ये रात हमारे लिए ठीक नहीं थी। हमें क्या पता था कि सिर्फ एक दिन पंडित जी के जाने से वो हम पर हावी हो जाएगी। हम घर आए, सब ठीक रहा। दूसरे दिन उनका एक चेला आया और हमने घर में सब फिर से वैसे ही रख दिया और पिछले दिन की तरह रखा था। उसके बाद शाम को हमारे रिश्तेदार के घर में वापस आ गए, लेकिन सूरज ढलते ही अचानक रमेश की आंखें लाल होने लगी। वो हमारी बातों को इग्नोर करके सब इधर उधर देखने लगा। ढेर सारे कीट पतंगों और छोटे कीड़ों मकोड़ों का एक झुंड आ गया और वो रमेश को काटने लगे और हमारे पास भी आने लगे। पंडित जी ने कहा था ऐसा हो सकता है, तो हमने उस वक्त एक तेल का दिया जलाया और उसमें नीम कड़वा रस मिला दिया, जैसे हमें बताया गया था। थोड़ी देर में वो सब नकारात्मकता तो चली गई, लेकिन रात होते ही रमेश अपनी चारपाई पर बैठ गया। हमें लगा कुछ होगा आज रात को। पहले बाहर का हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा किसी ने बहुत जोर जोर से ठोका, लेकिन जब पंडित जी के चेले आ गए थे तो उन्होंने कहा था कि आखिर कुछ भी हो जाए, आप आज दरवाज़ा मत खोलना।
मैं और मेरी सुरभि दोनों डरने लगे और दूर बैठे रमेश को देखने लगे। काफी देर तक दरवाजा ठोकने के बाद अचानक एक भयंकर सी शांति हो गई। एक ऐसी मनहूसियत वाली शांति जो अंदर से मुझे और सुरभि को खा रही थी। थोड़ी देर बाद हम रिलैक्स हुए तो पता चला हमारे किचन में कोई है। वहां बर्तन खटखटाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाना ढूंढ रहा हो। रमेश खड़ा हुआ और वो किचन की ओर बढ़ने लगा। मेरी पत्नी की सांस तेज हो गई। उसको सफोकेशन होने लगा। मैंने उसको मुश्किल से संभाला और उसका रोना बंद किया। तब तक रमेश किचन में जाकर पानी के मटके से पानी पीने लगा। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर बहुत दिनों से प्यासा हो और पानी देखकर उस पर टूट पड़ा हो। फिर किचन से रमेश ने मटके को फेंका और वो टूट गया। हमने देखा कि वो एकदम सूखा हुआ था। फिर आसपास हमने नजर घुमाई और देखा तो वातावरण में एक डरावना और खौफनाक घेरा जैसा लग रहा था, मानो सारी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर आ गई हो। रमेश किचन से बाहर निकला और उसने हम पे हमला किया। उसके हाथ में एक चाकू और एक बड़ा सा पतीला था। जब वो बोला तो हम डर गए। वो उसी औरत की आवाज थी, वही पहले वाली भारी और डरावनी आवाज। आज पहले तुम दोनों को मार देती हूँ, बाद में रमेश का शरीर तो मेरा हो ही जाएगा। सुरभि ने तुरंत वो तिलक के लिए दी हुई हल्दी निकाली और हम दोनों के उसने छिड़क दिया, क्योंकि पंडित ने कहा था अगर ऐसा लगे कि वो हावी हो रही है तो आप ऐसा करना। रमेश के अंदर वो चीज इतनी हावी थी कि रमेश हमारी बात ही नहीं सुन रहा था। उस चीज ने हमें कहा, मुझसे दूर रहना, मुझे भूख लगी है, मेरे रास्ते में आए तो मार दूंगी। इतना बोलकर वो हल्दी की शक्ति से डरने लगी और रमेश एक कमरे में चला गया और अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। एक और सुरभि को पकड़ना और एक और दोनों की जान बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। सुरभि अपने भाई को कमरे में जाते हुए देखकर बहुत डर गई और रोने लगी। नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसको तुम इतनी तकलीफ दे रही हो? क्या उसकी गलती है? ऐसी क्या गलती कर दी है उसने? तो अंदर से भयानक आवाज आई, तुम्हारे भाई ने ही मुझे उस कोठरी में पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं अपनी मर्जी से उसको तालाब तक नहीं ले गई थी। उसने पूछा और मैंने बता दिया। हमें चुप कराने के लिए उसने अपनी शक्तियों से हमें और भी डराया, जैसे कि किचन के बर्तन एक एक करके सब गिरने की आवाज आने लगी। पूरा किचन तहस नहस हो गया और हम उस वक्त आंगन में आ गए थे। अचानक घर में रखे कुछ कपड़े जलने लगे। उनमें ऐसे आग लगी जैसे दिवाली के पटाखे से निकला बारूद जलता हो। पंडित जी ने बताया था कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखे जैसे कपड़े जलना, पानी उड़ेलना, खाने की वस्तुओं का जलना वगैरह, बड़ा हमला होने की निशानी है और आपकी जान भी जा सकती है। मैं और मेरी बीवी एक दूसरे को चिपके हुए थे। हम कपड़ों से दूर किचन की ओर गए तो वहाँ पर कच्चा अनाज और सब्जियाँ भी जल रही थी और पानी का नल भी चालू था। मैंने सुरभि को इशारों में समझाया कि डरो मत, तुम्हारी और मेरी जान बचेगी तो ही हम रमेश को बचा पाएंगे, इसीलिए चलो यहाँ से। वो रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मैंने उसको ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला और हम पंडित जी के यहाँ गए। वहाँ से उनके चेले हमारे साथ आए और उन्होंने उस दरवाजे पर एक नारियल फोड़ा और दरवाज़ा जोर से ठोक पीट कर तोड़ दिया। अंदर रमेश पूरा लाल हो चुका था और पंखे से एक रस्सी लगाकर वो आत्महत्या करने की तैयारी में था। फिर उसके ऊपर पवित्र जल डाला और वो बेहोश हो गया। फिर से बर्तन पानी की आवाज़ें आने लगी। पंडित जी के चेलों ने कहा कि आप सुबह तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपको हमारे साथ चलना चाहिए।
हम उनके साथ गए। उन्होंने हमें एक कमरे में सुलाया और रमेश के इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर उसको सुरक्षित रखा। कैसे भी करके सुबह होते ही पंडित जी आ गए और उन्होंने देखकर बताया कि उसकी मुक्ति के लिए एक विधि करनी होगी। वो प्रेत योनि में है, उसको प्रेत से पितृ और फिर मुक्त करना होगा। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसी विधियां उस प्रेत के शरीर को बनाकर ही जाती हैं। मैं एक पुतला बना लेता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उसकी हड्डियाँ चाहिए। उन्होंने अपनी शक्ति से ये पता लगाया कि कहाँ उसकी लाश लावारिस पड़ी होगी। फिर वहाँ हम सब गए और 2-3 घंटा ढूंढने के बाद कुछ छोटी मोटी हड्डियाँ मिली। दोपहर के 3 बजे तक हमने ढूंढ कर सब इकट्ठा किया और उन्होंने घास का एक पुतला बनाया जिसके अंदर उसकी हड्डियाँ और खोपड़ी थी। उस पर काले कपड़े से चमड़ी बनाई और फिर उसका श्रृंगार किया। हमें अपने चेलों के साथ वो उसी तालाब के पास ले गए। वहाँ रमेश के हाथों हमने उसका अंतिम संस्कार किया, जैसे रियल बॉडी का करते हैं। रमेश के हाथों उसका अंतिम संस्कार होते ही रमेश थोड़ा शांत पड़ा, लेकिन पंडित जी ने कहा, अब इसके श्राद्ध की विधि भी करेंगे। तो हमने उसकी प्रॉपर 12वीं 13वीं करी, लेकिन इन सब में एक कमी थी। पंडित जी और हम उसका नाम नहीं जानते थे, इसीलिए हमने ऐसी ही विधि की। अंतिम संस्कार के बाद बची कुची हड्डियों को हमने तालाब में विसर्जित कर दिया। 2 दिन तक रमेश कुछ बोला नहीं और पंडित जी ने कहा कि उसकी शांति के लिए आपको 10 सुहागिनों को खाने पीने के लिए बुलाना है और हर रोज पक्षियों को दाना पानी देना है। 5 दिनों तक सब सही चला, लेकिन छठवें दिन रमेश फिर हमारी झोपड़ी से चारा लेने गया और रात को पहले की तरह बिहेव करने लगा। मुझे लगा उसको फिर से कुछ हुआ है। वो तालाब की ओर भागा और मैं उसके पीछे गया। मैंने सुरभि को कहा कि तुम जल्दी से पंडित जी के घर जाओ और उनको बुलाओ। वो रोती हुई उनके घर गई और मैं रमेश के पीछे गया, लेकिन तालाब पर पहुंचते ही रमेश पानी में कूद गया। रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में पंडित जी और उनके चेले आए। पंडित जी ने सबको एक अभिमंत्रित धागा बांध कर दिया और वो पानी में उतर गए, लेकिन रमेश मर चुका था। उन्होंने उसको बाहर निकाला तो उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उसकी मौत से सुरभि तो एकदम पागल सी हो गई थी। मैं भी अंदर से टूट गया, लेकिन उसका पीएम करवाने दूसरे दिन हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टरों ने कहा कि इसकी मौत ज़्यादा पानी पीने से हुई है। फिर पंडित जी ने बताया कि वो आत्मा शांत नहीं हुई थी, उसने बस हमें भटकाने के लिए शांति रखी थी। आखिर में उसने रमेश को मार ही दिया और वो सफल इसलिए हुई क्योंकि हमें उसका नाम पता नहीं था और हमारी सारी विधियाँ विफल रही। हमने जो किया सब विफल रहा। हमने फिर 12 दिनों तक रमेश का सारा कार्य किया मेरे ससुराल में। मैं अंदर से टूट गया था कि ये सब क्या हो गया। मैं अपने सास ससुर को क्या मुंह दिखाऊंगा। पंडित जी ने कहा, उसने एक जान ले ली, अब वो किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन सबको सावधान रहना होगा। मैंने अपना घर हमेशा के लिए खाली कर दिया और रिश्तेदार ने भी वो घर बेच दिया। हम किराए पर रहते हैं। पंडित जी की बात मानकर हमने रमेश के लिए शास्त्रोक्त उपाय और विधियां करवाई ताकि उसकी आत्मा उसके चंगुल से छूट सके। हरिराम काका की ये बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू थे कि आखिर सुरभि ने अपना भाई खो ही दिया। तब मोहन ने कहा, अरे ये बात थी, तभी पिछले कुछ दिनों से सरजू और भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कहीं बाहर गए होंगे। सब डरने लगे हैं, इसीलिए अभी आगे हमें और बात नहीं करनी चाहिए और 8 बजने वाले हैं। चलिए सब घर चलते हैं। हरिराम काका ने ऐसा कहा और सब उठ खड़े हुए। सरोज और रीना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये भैरवपुर के स्टेशन की जो चौपाल है, ये हर दिन सजती है और ऐसी ही नई नई कुछ कहानियाँ लाती रहती हैं। रमेश की करुण मौत हो गई,
और सरजू और सुरभि को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। तो गांव में और देहातों में ऐसी कहानियां अक्सर कही जाती है, सुनाई जाती हैं और वो लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं, पर अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, जिन पे बीतती है वो ज़रूर जानते हैं कि ये कितना सच और कितना झूठ है। तो आपको ये नई सीरीज़ कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई खोज करें और अच्छी अच्छी और डरावनी कहानियाँ ला सकें। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।